10 साल पहले हमारी दुनिया में गेट्स ओपन हुए जिससे कई सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में अंदर आए। इसी के साथ अवेकन ह्यूमंस अपीयर होने लगे, जहां ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए ये अवेकन्स हंटर बन गए और मॉन्स्टर्स को हंट करने लगे। लेकिन यहाँ पर सभी एक जैसे नहीं है। इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कोई अवेकन पर्सन अपने पावर को यूज करते हुए क्रिस्टल से उसे बहुत ही जोरों से मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो सभी लोग मिलके उसे बुली कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है, मेरा नाम कांग जी यंग है और मैं बस एक लूजर हूँ। इसी के साथ हम वहाँ पर काफी सारे बुलीज को देखते हैं जो उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, हे कीड़े, आखिर तुम कितनी देर तक लेटे रहोगे, जल्दी से उठो और आगे बढ़ो। जहाँ पर कांग कह रहा होता है, इस अवेकन स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल में मेरे पास जो भी एबिलिटी है वो बस रीजनरेट है और कुछ नहीं। इसे एक एस रैंक एबिलिटी माना जाता है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मुझे बस बुली किया जाता है। इसी के साथ इस चीज में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं उस चोट से जब वो रीजनरेट हो रहा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो हमें समझाता है, जब मैं रीजनरेट होता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ये बुलीज मुझ पर अटैक करते हैं, ये मुझ पर हंसते हैं। ये तब भी मुझ पर हंसते हैं जब मेरी हीलिंग पावर की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। और यहाँ तक कि बुलिंग का कोई भी प्रूफ भी नहीं बचता, क्योंकि मैं हर बार हील हो जाता हूँ। यहाँ तक कि टीचर, पुलिस, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम एक एस रैंक अवेकन को गवर्नमेंट के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये सब इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरी मॉम की वजह से है। जहाँ पर मेरे डैड जब मैं 5 साल का था तब वो चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो स्कूल से बुली होने के बाद घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे देखते हुए कह रही होती है, सन तुम यहाँ पर आ चुके हो, आओ और खाना खा लो। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग वहाँ पर आते हुए बैठता है और खाना खाने लगता है, जहाँ पर उसकी माँ उससे कह रही होती है, वैसे तुम्हारा स्कूल कैसा गया? तो कांग कहते, क्या स्कूल? हाँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया था। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, जब मैं एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं तो उसके बाद मैं एक हंटर बन सकता हूँ। इसी के साथ हम उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि उसकी बातें सुनते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है, क्या सच में? जहाँ पर कांग मन ही मन कह रहा होता है, तब तक मुझे इसे सहन करना होगा, जहाँ मैं अपनी एबिलिटी से कम एक सी रैंक का हंटर तो बन ही सकता हूँ, जहाँ पर मेरी इनकम ये छोटी होगी, लेकिन कम से कम हम इससे कई बेहतर जगह पर तो रह सकेंगे और एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे, एक खुशहाल जिंदगी। ये कहते हैं वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और इसी के साथ ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस दिन उसकी मॉम का बर्थडे आता है। लेकिन हम कांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक होता है, जहाँ पर वो मन ही मन कहता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उन कमीनों ने मेरी मॉम को तब तक पीटा जब तक कि वो मरने की हालत में नहीं आ गई। जहाँ पर लोग ये कह रहे कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कोइंसिडेंटली मेरे मॉम के रेस्टोरेंट पे आए थे। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कांग के मॉम को देखते हैं जो कि वेटर का काम कर रही होती है, जहाँ पर हम उस बुली को देखते हैं जो कि उसकी मॉम को देखते हुए कह रही होती है, वाह तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये कहते हुए वो हंस रहा होता है, जहाँ पर वो अचानक से कांग के मॉम के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहता है, वैसे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं अवेकन हो चुका हूँ और यहाँ तक कि मैं डायमंड को भी बना सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने मैजिक से या फिर कहूँ एबिलिटी से एक डायमंड को क्रिएट कर देता है। तो उसे देखते हुए कांग की मॉम अपने हाथ को हटाती है और उससे कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ हटाने की वजह से उस बुली का जो फोन होता है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जहाँ पर ये देखते हुए कांग की मॉम घबरा जाती है और उस फोन को उठाते हुए कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारा स्क्रीन टूट चुका है, तो आखिर मैं तुम्हें कितना पे करूँ? वो ये कह रही होती कि तभी वो जो बुली होता है वो अपने एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये जो अटैक होता है ये काफी ज्यादा सीरियस होता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम कांग को देखते हैं जो कि ये सब याद करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी दांतों को इस तरीके से दबाता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, सच में मैं उन्हें जानता हूँ जिन्होंने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये वही बुलीज है जिन्होंने मेरे मॉम के साथ ऐसा किया है। ये कहते वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो इतना गुस्सा हो रहा होता है कि वो अपनी दांतों को इतने जोरों से दबाता है कि उसके दांत टूट के नीचे गिरने लगते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ से वो केक भी नीचे गिर जाता है जो कि वो अपने मॉम का बर्थडे बनाने के लिए लेके आया हुआ होता है। इसी के कुछ समय बाद हम उन बुलीज को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर उन
बुलीज में से एक कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि वो ठीक होगी? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, अगर वो मर गई तो क्या होगा? तो उनका लीडर यानी कि मेन बुली कह रहा होता है, आखिर इसकी परवाह किसे है? ये कहते हैं वो नीचे उतरता है और अपने दोस्त को पकड़ते हुए कहता है, हम इतने ज्यादा यंग हैं कि हमें लॉ के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ हम अवेकेंड है, तो इसलिए हमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो उसका साथी कहता है, लेकिन फिर भी। तो उसका लीडर कह रहा होता है, हे मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहली बार किसी को पीटा है? ये कोई नया मामला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कांग पहुँचता है, जो कि चिल्लाते उन लोगों से कह रहा होता है, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कहता है, आखिर ये कमीना है कौन? तभी हम देखते हैं कि कांग कहता है, मैं पूछ रहा हूँ आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो उनमें से एक पर्सन कहता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? तभी कांग फिर से कह रहा होता है, आखिर तुम लोगों ने मेरे मॉम के साथ ऐसा क्यों किया? तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यह देखते हुए वो लीडर कहता है, अच्छा तो वो तुम्हारी मॉम थी, वो सच में काफी कमाल की दिखती है। जो कि सुनते हुए कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखते हुए वो बुली कह रहा होता है, क्या सच में तुम ऐसा कर रहे हो? इसी के साथ वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए एक क्रिस्टल रॉड को क्रिएट करता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर दे मारता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है, शिट, मैंने बकवास में ही उसके साथ फ्लर्ट कर लिया। मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा भी है और वो इतना ज्यादा बेकार है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो जो रॉड होती है वो कांग के गले पे जाकर लगती है। लेकिन कांग वो उस रॉड को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालता है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो वाउंड होती है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाती है, जहाँ पर कांग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, तुम कभी नहीं कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखते वो जो बुली होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, वाओ, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? हमारी एबिलिटी तो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए काफी सारे रॉड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है और वो कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, लूजर कहीं के? उसकी बातें सुनते हुए कांग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो इतने सारे रॉड को सहने के बाद भी आगे बढ़ता है और कहता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। जो कि देखते हैं उनका लीडर कहता है, ये सच में आगे बढ़ रहा है, थॉर उसे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो थॉर होता है वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो लाइटिंग का यूज करते हुए कांग को बहुत ही बड़ा शॉक देता है, जिसकी वजह से कांग फिर से घुटनों पे आ जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ हम उस ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर बस कांग की खून के छींटे ही छींटे होते हैं। ये देखते हुए वो बुली और उनके साथी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो बुली कह रहा होता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि कांग उस बुली के पैरों को पकड़ लेता है और इसे देखते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मेरे रहते हुए तुम कहीं नहीं जा सकते। ये देखिए वो बुली और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो अपने हाथों को क्रिस्टल से कवर कर लेता है और काफी तेजी के साथ उसके सर पे पंच करता है और ऐसे ही वो उस पे पंच करते जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है, तुम बेकार से कीड़े कहीं के, तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन अगर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम एक बेकार से गंदे नाली के कीड़े हो और तुम मुझ पर गुस्सा आ रहे हो, ये सब बकवास है। ये कहते हुए वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। वो उसकी हालत बद से बदतर कर देता है, जैसे कि मानो कांग अभी मर जाएगा। जहाँ पर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है और अपनी साथी से कहता है, हे सैंडमैन, चलो अपनी पावर को दिखाओ। तो इसकी बातें सुनते हुए वो सैंडमैन होता है, वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए सैंड्स को कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पर ये देखते हैं उनमें से वही दूसरा पर्सन कहता है, आखिर तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तो उसका लीडर कह रहा होता है, अपनी बकवास करना बंद करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सैंडमैन होता है वो कांग को चारों तरफ से रेत से घेर लेता है। इसी के साथ उनका लीडर अपने क्रिस्टल का यूज करते हुए उस सैंड के अंदर काफी सारे कांटों से भरे क्रिस्टल को क्रिएट करता है, जैसे कि मानो वो एक जाल को क्रिएट कर रहा हो जिसके अंदर काफी सारे कांटे हैं। और इसी के साथ वो उन कांटों भरे क्रिस्टल से कांग को सैंड के अंदर बंद करने लगता है, जहाँ पर कांग ये देखते हुए गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकते, मैं जरूर अपना बदला लूंगा। तुम सभी ध्यान से सुनो, मैं जरूर वापस आऊंगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लीडर होता है वो हंसते हुए से कहता है, अगर तुम बाहर निकल सको तो कोशिश करके देख लेना। ये कहते हुए वो और उसके साथी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग उसी क्रिस्टल के अंदर बंद होता है, जहाँ पर उसके अंदर काफी सारे कांटे होते हैं, जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल से कांग फंसा हुआ होता है। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है, जहाँ पर वो एक ही टाइम पर हील और एक ही टाइम पर घायल हो रहा होता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा
होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है शिट शिट शिट, ये क्या बकवास है, मैं इस तरह नहीं मर सकता, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। ये कहते हुए वो दर्द के मारे काफी जोरों से चिल्लाता है, जहाँ पर वो पंच मारते हुए उस डायमंड को तोड़ने लगता है, लेकिन उसका पंच किसी काम का नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसी के साथ वो जिस जगह में कैद है वो बस कांटों से भरा हुआ है। तो अगर वो पंच मारने की कोशिश भी करेगा तो उसे ही दर्द होगा। जहाँ पर वो ये देखते हुए कह रहा होता है ये डायमंड है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये टूट सकेगा। तो ये अचानक वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो भी कम होने लगता है। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर तो हवा भी नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, आखिर ये सब क्या है। यहाँ तक कि मेरी रीजनरेट एबिलिटी की वजह से मैं जबरदस्ती जिंदा हूँ, लेकिन मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी ये बहुत ही दर्द के साथ आता है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वो चिल्ला रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वैसे गाइस तुम लोग ही सोचो, तुम बस इतना ही सोचो कि तुम बस हजारों छोटे छोटे सुई के ऊपर लेटे हुए हो, सोचो कैसा दर्द हो रहा होगा। लेकिन उससे कई हजार गुना ज्यादा यहाँ पर कांगो को दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर वो और इसे सहन नहीं कर पाता। वो उनमें से एक क्रिस्टल को पकड़ते हुए अपने सीने में डाल देता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वो अपनी मॉम को देखता है, जहाँ पर उसकी आंख फिर से खुलती है और वो कहता है लेकिन ये बेकार से रीजनरेटिव एबिलिटी ये मुझे मरने तक नहीं देती है। सच में मैं पावरलेस हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं। तभी वो शांत होता है और कहता है लेकिन क्या ऐसा उस टाइम मॉम को ही फील हुआ था। ये कहते वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है, वो जोरों से उन क्रिस्टल पे वार करने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बड़े बिलबोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है हम आपके पास मीटिंग हंटर्स के साथ लाइव है और इसी के साथ हम यहाँ पर फेमस एस रैंक हंटर्स के साथ है, जहाँ पर ये तीनों अपनी काइंडनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है वैसे आप लोगों को दूसरों की मदद करके कैसा लगता है। तो उनमें से एक पर्सन कहता है हमने हमेशा ये महसूस किया है कि जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और हम अब भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये तीनों वही बुल्लीज है जो कि अब एस रैंक हंटर्स बन चुके हैं, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी वो जो रिपोर्टर होता है वो उनसे कह रहा होता है वैसे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि आज से 5 साल पहले एबिलिटी के आउटरीच की वजह से आपने एक सिविलियन को हर्ट किया था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो बुली होता है वो कहता है वो मेरी क्लोज फ्रेंड की मॉम थी। ये कहते हुए वो रोने लगता है, मतलब ऑब्वियसली वो एक्टिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है ये तब की बात है जब मैं एक स्टूडेंट था और उसमें मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसी वजह से मैं अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी के साथ वो मजमून कह रहा होता है ये क्या बकवास है, सच में मुझे ये नाटक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ वो सभी के सामने कहता है मैंने उनसे माफी मांगी थी लेकिन तब से मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं फिर से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा दरवाजा उसके ऊपर आके गिरता है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है। अभी हम देखते हैं कि उस पर्सन को देखकर सभी लोग घबरा रहे होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं जिसने दरवाजे को फेंका था, जहाँ पर वो सभी लोग कह रहे होते हैं एक मॉन्स्टर भागो यहाँ से। ये कहते हुए सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो अपने कदम को अंदर रखता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो पैर होता है वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर का पैर होता है, जहाँ पर वो बुली उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। इसी के साथ सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि अभी भी उस चीज के अंदर कैद होता है और वो अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो महीमन कहता है आखिर कितना टाइम बीत चुका है, कितने मंथ या फिर कुछ साल, लेकिन इस डायमंड में यहाँ तक कि थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि पहले से बदल गई है, मेरी रीजनरेटिव एबिलिटी ये दूसरों से अलग है। लगातार खुद को चोट पहुँचाने की वजह से मेरी एक्सक्लूसिव रीजनरेशन ट्रिगर हो चुकी है।
है, जहाँ पर मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन में रीजनरेट हो चुका हूँ। मेरी बॉडी के अंदर की जो बोन्स है वो बाहर आ रही है, वो मेरी स्किन के ऊपर चढ़ रही है। मैंने अपनी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन जब मैं रीजनरेट होता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। मेरा खून चारों तरफ बिखरा हुआ है, मेरा मांस फटा हुआ है और मेरी हड्डियाँ ये टूटी हुई है। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ये मरने से ज्यादा बदतर है और ये यहाँ तक कि चलते आ रहा है। आखिर मुझे कब तक ये सहना होगा। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है वो और कोई नहीं बल्कि कांग होता है और वो उस बुली को काफी जोर से पंच मारता है, जहाँ पर वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देखते हुए उसके जो साथी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो अपने सामने कांग को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है। वो अभी भी उन बातों को याद कर रहा होता है जो कि इन लोगों ने उससे कही थी कि अगर तुम बाहर निकल सको तो आओ, कोशिश करो। ये सब याद करते हुए कांग कहता है मैं बाहर आ गया, तुम कमी ने कही के। ये सब देख के वो दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ उनका लीडर उठता है और कहता है आखिर ये क्या बकवास है, जल्दी जाओ उसे मार डालो। जो कि देखते हुए थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज करता है और काफी तेजी के साथ कांग के ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन कांग उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर वो धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाता है और पलक झपकते ही थॉर का सर धड़ से अलग कर देता है। उसे देखते हुए बाकी दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए सैंडमैन भी आगे बढ़ता है और सैंड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो आसपास के पत्थर को उठाते हुए उसे एक जगह कैद कर देता है। लेकिन ये वो कांग नहीं जो कि हुआ करता था। वो बहुत ही इजीली उन पत्थर को तोड़ देता है और आते हुए सैंडमैन के जबड़े को पकड़ लेता है और उसे उखाड़ फेंकता है। वो उस पे पंच पे पंच करे जा रहा होता है और ऐसा बदला शायद ही आज तक किसी ने लिया होगा। अभी हम देखते हैं कि वो बुली उसके पीछे आता है और अपने हैंड को हार्ड करते हुए उसके ऊपर काफी जोरों से पंच करता है, लेकिन उसका जो क्रिस्टल होता है वो उसके पंच से ही टूटने लगता है, जहाँ पर ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कांग को खत्म करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करता है और बहुत सारे क्रिस्टल के नीडल से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि उसके आर पार होती है। ये देखते हुए वो बुली चैन की सांस लेता है और सोचता है कि कांग मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से कांग हिलता है, वो उठने की कोशिश करता है। ये देखते हुए वो बुली और भी ज्यादा हैरान होता है। वो घबराते हुए अपने पूरी बॉडी को डायमंड से कवर कर लेता है और उसके ऊपर पंच पे पंच मारते जाता है। वो उसके ऊपर काफी सारे पंच मारता है, जैसे कि मानो वो अभी कांग को मार डालेगा। वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी कांग अपने दांतों से उसके पंच को पकड़ लेता है और सिर्फ अपने दांतों से ही उसके क्रिस्टल को तोड़ने लगता है, जो कि देखती वो बुली और भी ज्यादा हैरान होता है। उसकी बहुत ही ज्यादा फट जाती है। तभी हम देखते हैं कि कांग अपने बोन को उसके आर पार कर देता है, जिससे कि दर्द के मारे वो बुली चिल्ला रहा होता है। वो अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कांग उसके हाथ को छोड़ता नहीं। वो बुली अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ पे वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए अपने डायमंड्स को यूज करते हुए उसके आर पार कर देता है, लेकिन कांग उसके हाथ को फिर भी नहीं छोड़ता। वो अपने दांतों से ही उसके हाथों को अलग कर देता है, लेकिन ये मौका देखते हुए वो बुली वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से कांग उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हील हो जाता है। वो आगे बढ़ते हुए उसके सारे के सारे डायमंड्स के नीडल्स को अपने हाथों पे लेता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए वो बुली बहुत ही ज्यादा घबराता है। वो रोते हुए उससे कह रहा होता है प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कांग फिर भी नहीं रुकता। वो उन सारे के सारे नीडल्स को उस बुली के आर पार कर देता है। वो उसे बिल्कुल वैसा ही बना देता है जैसे कि उस बुली ने कांग के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर वो बुली ये देखते हुए कहता है आखिर तो तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बातें सुनते हुए कांग अपने चेहरे पर लगे हुए उस बोन को बाहर निकालता है, जहाँ पर उसे देखते हुए वो जो बुली होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उससे पहले की बात याद आती है, जहाँ पर वो कांग को वॉर्म कह के पुकारा करता था। वो याद करते हुए वो कहता है कि क्या ये तुम हो वॉर्म। हम देखते हैं कांग उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है और उसे काफी जोर से पीटने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वो उसे इस कदर मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि कोई उस बुली की लाश को भी नहीं पहचान पाएगा। और इसी के साथ कांग का बदलाव पूरा होता है, जहाँ पर जमीन पर बस खून ही खून बिखरे हुए होते हैं और उसी खून पे वो अपनी परछाई को देखता है, जहाँ पे वो कोई कांग नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने मॉम के सामने होता है।
जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम अब ठीक नहीं हो सकती। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जहाँ पर वो अपने कॉन्शियसनेस में बिल्कुल भी नहीं है। ये सब देखते हुए कांग बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा रोता है। इसी के साथ हमें अगले दिन एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम काफी सारे हंटर्स को देखते हैं जो कि मिलकर उस डंजन को क्लीन कर चुके होते हैं। जिसमें से एक हंटर एक लेडी से कह रहा होता है तुमने सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है तुमने तो कहा था कि तुम पहली बार गेट के इतने अंदर जा रहे हो, है ना, लेकिन तुम तो कमाल की हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लड़की हंसने लगती है, जहाँ पर वो सभी लोगों को कह रही होती है मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तभी उनमें से एक पर्सन आगे आता है और कह रहा होता है ऑफ कोर्स हम इसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। और इसी के साथ वो सारे के सारे लोग उसकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जहाँ पर वो पर्सन कह रहा होता है गेट के अंदर क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। ये कहते हुए वो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, जहाँ पर वो आदमी उस लेडी को पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है यहाँ से निकलने में 1 महीना लगेगा और मैं वो 1 महीना तुम्हारे साथ बिताने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए वो उसके करीब बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जहाँ पे ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। सभी लोग ये देखते बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या हुआ, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक पर्सन आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कांग होता है। उसे देखते हुए सारे के सारे हंटर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है क्या क्या यहाँ पे कोई और मॉन्स्टर है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है बकवास बंद करो और उसे मारो। वो सभी मिलकर कांग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कांग को उससे कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर उनमें से एक सामुराई उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड ही टूट जाती है, जहाँ पर पलक झपकते ही उसकी भी मौत हो जाती है। जो कि देखते बाकी दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो और एक हंटर कहते क्या कि ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं। वो लोग कह रहे होते कि तभी कांग एक स्लैश के साथ उन दोनों के सिर को अलग कर देता है। जहाँ पर वो आगे बढ़ता है, उसे देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। जहाँ पर कांग उस लेडी को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है, जो कि देखते हुए वो लेडी रोते हुए उससे माफी मांगती है और उससे कह रही होती है मुझे बचाने के लिए तो थैंक यू। वो ये कह रही होती कि तभी कांग उसके सिर को भी धड़ से अलग कर देता है और उसे भी बुरी तरीके से मार देता है। ऐसा मानो ये कांग पहले की तरह नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुका है। इसी के साथ सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि उन्हीं पुलिस को मारते हुए वहाँ पर बैठा हुआ होता है और काफी ज्यादा उदास होता है। तब इसके पीछे से एक आवाज आती है, वो उसे कह रही होती है अमेजिंग, तो अपना बदला लेने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लेडी होती है, जो कि देखते हुए कांग कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो वो लेडी उससे कहती है मैं कोरिया का हंटर एसोसिएशन हेड सिम जेयून हूँ। तो कांग उससे कह रहा होता है आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। सिम उससे कहती है मैं तुम्हें बस 5 साल पहले हुए इंसिडेंट से अब तक देख रही थी। तो उसकी ये बात सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कांग काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है तुम अपनी मॉम को बचा सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग रुक जाता है, लेकिन उसका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा का पूरा जगह हिल जाता है। जहाँ पर कांग हैरान होते हुए उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लेडी कह रही होती है तुम्हारी मदर, मैं उसे जगा सकती हूँ, मैं उसे बचा सकती हूँ। यहाँ तक कि अगर इस दुनिया में अगर कोई एक एसएस रैंक हीलर है तो वो मैं हूँ। उसकी बातें सुनते हुए कांग उससे कह रहा होता है आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो सिम हंसने लगती है और उससे कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि हॉस्पिटल उसे बचा सकती है। वो तुम्हारी मदर को नहीं बचा सकती। अगर उन्हें बचाना होता तो वो पहले बचा लेते जब तुम अंडरग्राउंड के अंदर थे। तो उसकी बातें सुनते हुए कांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मायूस होते हुए उससे कह रहा होता है आखिर तुम क्या चाहते हो। तो ये सुनते हुए सिम मुस्कुराते हुए उससे कह रही होती है प्रॉब्लम यह है कि आजकल के हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जहाँ पर ज्यादातर मिलिट्री फोर्सेस हंटर्स को मैच नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो उनके आस पास भी नहीं आते। यहाँ तक कि आजकल के हंटर्स न्यूक्लियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन उनका थैंक्स उनकी वजह से गेट के अंदर के जो मॉन्स्टर्स है वो ज्यादातर मारे जा चुके हैं। हालांकि ये गेट्स ये अभी तक गायब नहीं हुए हैं, जहाँ पर ये गेट्स मॉन्स्टर के बिना एक रास्ते के रूप में यूज किया जा रहा है, जहाँ पर नेचर उन्हें यूज करते हुए हंटर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ भले ही हमारी कंट्री में इतने ज्यादा हंटर्स नहीं है, लेकिन जापानीज हंटर्स के इन्वेडिंग की वजह से हमें झुकना पड़ रहा था जब तक कि तुम अपीयर ना हुए। और अगर हम हमारे हंटर्स के साथ जापान को रिस्पॉन्ड करें तो ये बिल्कुल एक वॉर में बदल जाएगा। लेकिन अगर एक मॉन्स्टर हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं तुमसे ये कह रही हूँ मैं तुम्हारे मॉम को बचाऊंगी अगर तुम हमारे मॉन्स्टर बन जाओगे तो। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हमें जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है।
इसी के साथ हम जापान के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जिसके सामने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खड़े होते हैं, जहाँ पर वो उससे कह रहे होते हैं क्या गेट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है। तो ये सुनते ही वो जो मिनिस्टर होता है वो कहता है नहीं। तो वो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही जोरों से टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए कह रहा होता है तो फिर क्यों हमारे हंटर्स अभी तक कोरिया पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ हमें इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया जाता है। ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर रियोजाकी जुयुतो है, जहाँ पर वो डिफेंस मिनिस्टर उससे कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ, जल्दी से ठीक कर दूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर उससे कह रहे होते हैं तो बताओ आखिर तुम क्या करोगे। ये सुनते ही वो जो पर्सन होता है वह हंसते हुए कह रहा होता है मैं इस परेशानी को खुद से सॉल्व करूंगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो पर्सन है ये जापान का नंबर 1 हंटर एकोसाई कागेरू है। इसी के साथ वो वहाँ से आगे निकलते हुए अपने मैनेजर से कहता है जल्दी से मेरी स्वॉर्ड को प्रिपेयर करो। तो ये सुनते ही वो लेडी उससे कह रही होती है क्या आप अकेले जाने वाले हैं। तो कागेरू कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं अकेले जाने वाला हूँ। उसकी मैनेजर उससे कह रही होती है लेकिन ये थोड़ा सा रूड लगता है, जो हंटर्स पहले भेजे गए थे वो सभी एलाइट्स थे, तो आखिर आप दूसरों के साथ क्यों नहीं जाते। तो इसकी बातें सुनते हुए कागेरू उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। ये सुनते हुए वो लेडी उससे माफी मांगने लगती है। इसी के साथ में उसे डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागेरू अंदर आता है। इसी के साथ वो अंदर आते हुए मनीमन कह रहा होता है यूजलेस बास्टर्ड्स आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये अभी तक मरे नहीं है। इसी के साथ वो पलक झपकते ही उन सभी को मार डालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो कुछ देखता है जहाँ पर ये देखते हुए वो मनीमन कहता है रुको आखिर ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं जहाँ पर कांग सभी हंटर्स के लाशों के ऊपर बैठा हुआ होता है जैसे कि मानो वो एक बॉस मॉन्स्टर है। ये देखते हुए कागेरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, वो काफी तेजी के साथ कांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कांग काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर करता है। जो कि देखते हुए कागेरू कहता है मेरी स्वॉर्ड को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इसी के साथ वो अपनी कागेरू फर्स्ट मून टेक्निक को यूज करता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर वो कांग को पीछे हटा देता है और उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी भी कर देता है। इसी के साथ वो सेकंड मून का अटैक करता है और कांग को और भी ज्यादा जख्मी करते हुए कह रहा होता है तुम्हारी एक्सोस्केलेटन ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसी के साथ वो फिर से थर्ड मून का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार कांग काफी इजीली उसे डॉज करता है और बहुत ही तेजी के साथ उसके गले पे वार करता है। लेकिन कागेरू भी कम कहा, वो उसके अटैक को काउंटर करता है और कांग के हाथ को अलग कर देता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है लेकिन मेरी स्वॉर्ड ये हीरे को भी काट देती है। और इसी के साथ वो पलक झपकते ही कांग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जहाँ पर वो कहता है क्या इतने सारे हंटर्स इस बेवकूफ से हार गए, ये तो बेकार था। अफसोस की बात है कि ये मॉन्स्टर ये काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ पर हम कांग को देखते हैं जिसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड को याद करता है और मनीमन कहता है डैड वो हमेशा काम की वजह से बिजी रहते थे, लेकिन वो हमेशा वार्म और फ्रेंडली थे, मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन एक दिन इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग के डैड जॉब से घर आए हुए होते हैं और वो खाने के लिए कुछ लेके आए हुए होते हैं। ये देखते हुए छोटा कांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और अपने डैड के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जो कि देखते हुए कांग के डैड उसे बचाने के लिए आगे आते हैं और इसी के साथ कांग की वजह से उसकी डैड की मौत हो जाती है। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है और मेरे डैड मेरी वजह से चले गए, उनकी मौत की वजह से उनका बिजनेस भी खत्म हो गया और आखिर में हम कर्जे में डूब गए, जहाँ मेरी मॉम के कोमल हाथ वो काम करते करते कठोर हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को काम करते हुए देखता है, जहाँ पर वो कहता है मॉम क्या तुम ठीक हो। तो उसकी मॉम बड़े प्यारे स्माइल के साथ उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन जब रात होती थी तो उसकी मॉम वो रोती थी। ये देखते हुए कांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। वो कहता है हर रात मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मेरी मॉम मेरी वजह से रो रही थी, मेरे जैसे किसी को जिंदा नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ वो एक ब्लेड लेता है और अपने आप को काटने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखती है और ये देखते बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग अपना हाथ काट चुका होता है, लेकिन वो हील होते हुए कहता है मॉम मुझे लगता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। और इसी के साथ टीवी में एक खबर चल रही होती है, जहाँ पर नेशन का नंबर 1 हंटर ग्यूम गैंग का इंटरव्यू चल रहा होता है और उसे देखते हुए कांग अपनी मॉम को गले लगाता है और कहता
है, मॉम मैं भी एक दिन जरूर एक हंटर बनूंगा और आपको खुश रखूंगा। लेकिन अब प्रेजेंट में उसकी मॉम मरने की हालत में है। इसी के साथ में थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। वैसे गाइस इस पे सीन को लेकर कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करना। हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिन कांग से मिलने के लिए आई हुई होती है, जहाँ पर सिन उससे कह रही होती है वर्ल्ड का बैलेंस ये बिगड़ चुका है। कई नेशंस पहले ही हंटर्स के जरिए कॉन्क्योर कर लिए गए हैं, जहाँ पर नेशंस पर हंटर्स के जरिए कब्जा कर लिया गया है और अभी हमारा बिगेस्ट एनिमी जापान है। तो प्लीज हमारा मॉन्स्टर बनो और उन्हें हंट करो। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हमें जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कागेरू का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है और कहता है मैं काफी समय तक यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वैसे मुझे कोरिया जाना होगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि कागेरू को अचानक बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पैरों पे कांग अपने मुंह से अटैक करता है और उसके पैरों को काटने लगता है। जहाँ पर ये देखते हुए वो कहता है कि क्या इसकी एबिलिटी रीजनरेशन की है? मैंने अभी इसके सर को धड़ से अलग कर दिया था लेकिन ये फिर भी जिंदा है। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए फिर से उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करता है, जहाँ पर वो अपनी और एक टेक्निक कागेरू फेडरल 12th मून का अटैक करता है और उस पर काफी सारे अटैक करता है। और सच में मैंने ऐसा सीन कभी किसी दूसरे एनिमे में देखा होगा। वो पलक झपकते ही कांग के हजारों लाखों टुकड़े कर देता है। वो उसके इतने सारे टुकड़े करता है कि उसके जो टुकड़े होते हैं वो उस डंजन से बाहर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं, जहाँ पर कागेरू कांग के करोड़ों टुकड़े करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी होता है। वो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे टांगों पर काटेगा, मुझे हीलिंग की जरूरत है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है कि तभी और एक बोन आते हुए उसके दूसरे पैरों पर लगती है और उसे घायल कर देती है, जो कि देखते हुए कागेरू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कांग आता है और कांग का ये जो रूप है ये सच में किसी को भी डरा सकता है। और सिर्फ इसके पिक्चर देखने से ही मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आखिर इसका एनीमे कब आएगा। खैर हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ कागेरू की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए कागेरू भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इसी के साथ हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, तो जहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पर काफी सारे हंटर्स को देखते हैं, जहाँ कागेरू की मैनेजर कह रही होती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या हमें फिर भी इतने सारे लोगों की जरूरत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे इलाइट हंटर्स यहाँ पर है। तो प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं उसे अंदर गए हुए 3 दिन हो गए हैं, इसीलिए मुझे ये चेक करना है। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं जो डंजन का टाइम है और जो रियल वर्ल्ड का टाइम है वो बिल्कुल अलग चलता है, तो इस वजह से टाइम में कंफ्यूज मत होना। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर जापान का नंबर 1 हंटर है, मुझे इस पर भरोसा है। लेकिन वो कुछ कहने वाला होते कि तभी अचानक से कागेरू का सर बाहर आके गिरता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी डंजन से कांग बाहर आता है। ये देखते हुए वो प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी कांग उसके भी सर को अलग कर देता है। इसी के साथ हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन का मैनेजर उससे कह रहा होता है आखिर आपका प्लान क्या है? उसने ग्युमगाम के बेटे को भी मार डाला है और अगर ग्युमगाम को पता चल जाए तो सिन कह रही होती है हाँ मुझे पता है, तब हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो मैनेजर कहता है लेकिन उसे जापान भेजना। तो सिन कह रही होती है क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो? अगर वो जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ryuzaki zyuto, जापान का प्राइम मिनिस्टर और जापान का नंबर 0 SSS रैंक हंटर के खिलाफ जीत जाए तो क्या होगा? हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी पावर से काम के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है 3 साल पहले नॉर्मल गेट से आए हुए ज्यादातर मॉन्स्टर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया और पूरी की पूरी दुनिया हंटर्स की पावर से डर रही थी और इसीलिए कुछ कंट्रीज ने हंटर्स को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे। जहाँ पर दुनिया भर के हंटर्स ने इसे देखा और इसके बाद या तो उन्होंने अपने नेशन के साथ समझौता कर लिया या फिर अपने ताकत से कंट्री पर अपना कब्जा जमा लिया, जहाँ पर उनमें से हर एक हंटर्स ने अपने अपने तरीके से जीत हासिल की। और इसी के साथ वो कंट्री जो कि हंटर्स के जरिए जीता गया था वो था जापान। और इसका रीजन काफी ज्यादा सिंपल था, क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो SSS रैंक हंटर था, जहाँ पर वो अवेकन होने से पहले ही काफी ज्यादा एग्रेसिव था। जहाँ हंटर सिस्टम के अपीयर होने के बाद उसने साउथ कोरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये एम्बिशन ये तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो मॉन्स्टर अपीयर हुआ। इसी के साथ हम उसी प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि काम की हालत बिल्कुल खराब कर देता है
है। वैसे गाइस इस प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवा में इसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया, मतलब कि डिजाइन को चेंज कर दिया गया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। खैर हम देखते हैं कि कांग रीजनरेट हो रहा होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है ये तो रीजनरेट हो रहा है और एक पर्सन कह रहा होता है प्राइम मिनिस्टर प्लीज इसे हम दोनों पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि जापान का 7th रैंक जीडाइमारू और जापान का 8th रैंक टाकू दोनों ही आगे बढ़ते हैं और कांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर जीडाइमारू कह रहा होता है एक मेयर मॉन्स्टर जो कि रीजनरेट कर सकता है लेकिन उसे हमारे हाथों मरना होगा। ये कहते ही वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांग काफी इजीली उनमें से एक का सर पकड़ लेता है और दूसरे के सर को धड़ से अलग कर देता है, जहाँ पर वो पहले वाले के सर को पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक के कुचल देता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते कि क्या आखिर ये क्या है, और एक पर्सन कह रहा होता है आखिर हमारे हंटर्स के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसी हुई। अभी प्रिंसिपल रियुजाकी आगे बढ़ता है और अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं सभी को मार डालूंगा, मुझे इससे फाइट करने दो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। इसी के साथ वो अपनी पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पर ठंड का मौसम था और बर्फबारी हो रही थी। रास्ते के किनारे एक छोटा सा बच्चा उसी बर्फ में बैठा हुआ था और वो अनाथ था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रियुजाकी उसे देखते हैं और उसके पास आते हुए उससे कह रहे होते हैं किड आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। तो छोटा सा बच्चा उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो रियुजाकी उसे देखते हुए काफी ज्यादा उदास होते हैं, जहाँ पर वो उसे उठाते हुए कहते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, तुम मेरे साथ चलो। इसी के साथ वो उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वो जो छोटा बच्चा होता है वो उससे कहता है मेरा नाम कागेरू है। और इसी के साथ हमें पर्सन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कागेरू के सर को देखते हैं, जिसे देखते हुए प्राइम मिनिस्टर रियुजाकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी गुस्से में लावा की तरह उबल रही होती है। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ कांग के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देते हैं, जहाँ पर वो कांग के ऊपर अटैक पटैक करते जाता है। उसकी हालत वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है, यहाँ तक कि वो कांग के आंख को भी बाहर फेंक देता है, जहाँ पर वो लावा का यूज करते हुए कांग को पूरी तरीके से पिघला देता है। जो कि देखते वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ये तो अमेजिंग है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड था वो कमाल के है। इसी के साथ हम प्राइम मिनिस्टर रियुजाकी को देखते हैं, जो कि उसे मारने के बाद कागेरू की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांग फिर से रीजनरेट हो रहा होता है, जो कि देखते प्राइम मिनिस्टर रियुजाकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ सीन सीधे पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियुजाकी और कागेरू मिलके काफी सारे लोगों को मार देते हैं, जहाँ पर कागेरू कह रहा होता है मैंने इन सबको मार डाला है। तो रियुजाकी उससे कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया है। तो कागेरू उससे कहता है इसमें कोई भी बात नहीं है। तो रियुजाकी कहता है हमने भी बहुत ही मुश्किल से जापान पर कब्जा किया है और अब हमारा अगला टारगेट साउथ कोरिया और चाइना है, लेकिन अगली बार शायद तुम मर सकते हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रुकने दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कागेरू उससे कहता है आप ही वही थे जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था, नहीं तो मैं सड़क पर मर जाता, तो इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी भर आपका कर्जा चुकाता रहूंगा। हालांकि एक चीज है जो कि मैं चाहता हूँ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या मैं आपको फादर कह सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए जो रियुजाकी होता है वो उससे कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए कागेरू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो रियुजाकी कहता है यहाँ तक कि तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कह सकते हो, तुम्हें इसके लिए मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। यहाँ पर रियुजाकी उसे अपनी बेटे की तरह मानता था, जहाँ पर कागेरू भी उसे अपने फादर की तरह मानता था। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, वो पूरी की पूरी जगह लावा में ढस रही होती है, जहाँ पर हम रियुजाकी के वाइफ को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए वहाँ के आसपास की जगह को फ्रीज करने लगती है ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। यहाँ पर हम रियुजाकी को देखते हैं जो कि अपने फुल मैग्मा फॉर्म में होता है, जहाँ पर कांग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो उसे देखते हुए रियुजाकी कह रहा होता है मेरा हर एक सिंगल सेल, मेरी पूरी बॉडी मैग्मा से सिंथेसाइज है और मैं तुम्हें पिघला कर गायब कर दूंगा। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ लावा से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर वो उसके पूरे के पूरे मांस को पिघला देता है, लेकिन कांग फिर भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए रियुजाकी और भी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी तेजी के साथ उस पर लावा से और अटैक करता है, जहाँ पर वो वहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्केनो क्रिएट कर देता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियुजाकी उसे पूरी तरीके से पिघला देता है और वो अपनी
अपनी वाइफ से कह रहा होता है हाना में। उसकी वाइफ आगे बढ़ती है जहाँ पर यूजाकी कहता है तुम्हारा वो हाथ। तो हाना में आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से उस पूरी की पूरी जगह को फ्रीज करने लगती है, मतलब कि वो लावा के ऊपर वाली परत को पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है। और इसी के साथ उस लावा के अंदर कांग होता है जहाँ पर उसका एक एक सेल पूरी तरीके से पिघल रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें साउथ कोरिया के क्योंगकांग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी पर्सन का ऑपरेशन हो रहा होता है, जहाँ पर एक लेडी उसका इलाज कर रही होती है। और वो जिस पर्सन का इलाज कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि वही बुल्ली होता है, जहाँ पर उसकी आंखें खुलती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्केनो क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर यूजाकी जियोतो सभी लोगों से कह रहा होता है सिर्फ कुछ ही नंबर्स यहाँ पर रुकेंगे और सभी लोग वापस लौट जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ हम कांग के हाथ को देखते हैं जो कि यहाँ पर फ्रीज होता है, जहाँ पर वो कहता है फक मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ, ये लावा ऐसे मुझे रोक नहीं सकती। इसी के साथ वो अपना हाथ हिलाता है, वो फिर से रीजनरेट होने लगता है, जहाँ पर वो दर्द को सहते हुए कह रहा होता है ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने हजारों बार एक्सपीरियंस किया है, तो ये इतनी आसानी से मुझे रोक नहीं पाई। हम देखते हैं कि लावा उसे पिघला रही होती है, उसे खत्म कर रही होती है, लेकिन उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है कि वो लावा के अंदर भी रीजनरेट हो रहा होता है। और इसी के साथ वो उस लावा से बाहर आता है, जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को देखता है जो कि देखते रियुजाकी की वाइफ कह रही होती है ये अभी भी जिंदा है। तो रियुजाकी कहता है हाना में हंटर्स को यहाँ से ले जाओ और छिप जाओ। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ वहाँ पर नीचे कूदता है, जिसकी वजह से कांग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पर हाना में ये सब देखते हुए घबरा रही होती है और अपने पहले की बातों को याद करती है। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि जुयोतो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा ही कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए हायातो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो, मैग्मा रीजनरेशन ये कोई ओमनीपोटेंट नहीं है। तो रियुजाकी जुयोतो कहता है द 4 ग्रेट हंटर नेशन यूएसए, चाइना, रशिया, जापान, लेकिन जापान ये कमजोर हो रहा है और अगर हम साउथ कोरिया को ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो हायातो उसके पास आते हुए कह रही होती है लेकिन इसकी वजह से हमारे कई सारे हंटर्स मारे जाएंगे। तो वो कहता है मैं बस ज्यादा से ज्यादा फाइट कर सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और भले मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। इसी के साथ वो आगे आते हुए काफी तेजी के साथ कांग को हिट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। वो उस पे पंचेस कर रहा होता है, वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर कांग बस उसके अटैक को अपने ऊपर ले रहा होता है, जहाँ पर रियुजाकी उसके ऊपर और एक अटैक करता है और कांग के हाथ पैरों को पूरी तरीके से काट देता है। इसी के साथ वो उसे पंच मारते हुए उसे लावा के अंदर फिर से ले जाता है, जहाँ पे कांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायातो बाकी सभी लोगों से कह रही होती है प्राइम मिनिस्टर ने हमें यहाँ से निकलने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर रहूंगी तो इसलिए बाकी तुम सभी लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी वो सभी लोग वहाँ पर झुक जाते हैं और कहते हैं हमें माफ करना, लेकिन हम सबको प्राइम मिनिस्टर से बहुत ही ज्यादा मदद मिली है तो इसलिए हम आखिर तक उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियुजाकी जुयोतो कांग का सर पकड़ते हुए उसे लावा के अंदर ले जा रहा होता है, जहाँ पर वो कांग की पूरी बॉडी को तबाह कर देता है, यहाँ तक कि कांग का एक टुकड़ा भी नहीं बचता। दूसरी तरफ बाहर सभी लोग रियुजाकी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियुजाकी जुयोतो के ऊपर जो कांग का बचा हुआ टुकड़ा होता है उससे कांग रीजनरेट होने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से लावा के अंदर से बाहर आता है, जो कि देखते हुए जुयोतो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसके पीछे आने लगता है, लेकिन कांग वहाँ से निकलते हुए अचानक से हायातो के पास आ जाता है, जहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पर ये देखते हुए हायातो वो कांग को फ्रीज करने लगती है। बाकी सभी लोग ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर रियुजाकी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ जो बाकी सभी हंटर्स होते हैं वो सभी कांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से कांग के ऊपर अटैक होता है। तो यहाँ पर हम रियुजाकी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए कांग के हाथ को काट देता है और अपनी वाइफ को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांग आगे बढ़ता है और अचानक से जियोतो के गले को काट देता है, वो उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे हायातो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सभी लोग एक साथ कांग के ऊपर अटैक करते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हायातो ये सब
देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सभी लोग उससे कह रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, क्या तुम ठीक हो? तो ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियोतो का सर भी फ्रीज हो चुका होता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग ने उसका गला काटा था, जहाँ पर वो पूरा फ्रीज हो चुका था। यह अचानक उन्हें एक आवाज आती है और उनके सामने से कांग दौड़ते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए हायातो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये देखते हुए वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और उसके सामने जियोतो होता है, जहाँ पर जियोतो से देखते हुए कह रहा होता है तो तुम जाग गए हो। देखते हुए हाना में उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है मुझे अभी एक बहुत ही बुरा सपना आया था, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और ये कहते वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से फिर से उसकी आँख खुलती है और उसके सामने जियोतो का सिर पड़ा हुआ होता है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ वो देखती है कि कांग वहाँ पर सभी को मार चुका होता है। ये देखते हुए वो अपने आप को ही फ्रीज कर देती है और खुद को ही मार डालती है। और इसी तरह जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि उसी पोर्टल से वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें साउथ कोरिया क्योंकांग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें माना स्टोन स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी बुली को देखते हैं, जहाँ पर उसे देखते हुए वो लेडी कह रही होती है ताइसू ऐसा लगता है कि तुम इसे बहुत ही ज्यादा कर रहे हो, सिर्फ तुम ही बचे थे जिसके पास थोड़ा सा मान हवाजा था और हमने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से बचाया है, जहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड्स। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ उनके पास जरा से भी माना नहीं बचा था इसलिए वो मर गए थे। तो वो कह रही होती है लेकिन आखिर क्यों? तो ताइसू कह रहा होता है वो बच्चा जिसके साथ मैं बचपन में खेला करता था वो ब्लड गेट से बच गया और उसने मुझे मार डाला, वो कमीना कहीं का। और इसी के साथ वो अपने हाथ को एक क्रिस्टल में बदल देता है और इस बार ये क्रिस्टल ये रेड कलर का होता है, जहाँ पे हमें इसके बारे में बताया जाता है कि उनकाम गिल्ड ये हान ताइसू है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने शर्ट को ओपन करता है उसके ऊपर काफी सारे सील्स होते हैं, जहाँ पर वो उस लेडी से कह रहा होता है इस सील को रिलीज करो। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये एस रैंक हंटर है, लेकिन सील हटने के बाद आखिर ये किस रैंक का हंटर होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो काफी मुश्किल से उस सील को तोड़ देती है, जहाँ पर ये देखते हुए ताइहून कह रहा होता है तो फिर ठीक है क्योंकांग गिल्ड के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे एक पर्सन उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है जैसे कि आपने कहा था हम आपके सामने हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या? मैंने सोचा था कि ये मर गया है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है जाहिर तौर पर वाइस गिल्ड मास्टर ने उसे रिवाइव किया है। अभी वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है वो मॉन्स्टर जापान को तबाह करने के बाद गेट के अंदर मूव कर गया है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ये क्योंकांग गिल्ड का इंटेलिजेंस टीम का हेड है, जो कि एस रैंक का हान क्यों चान है, जहाँ पर वो कह रहा होता है आपके जरिए बुलाए जाने का मतलब यही होगा, जो कि सुनते हुए तायुन कहता है उस कमीने को मार डालो। तो हान कांगचन कह रहा होता है जैसे कि हमारे मास्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। खैर हम क्योंकांग गिल्ड का इंटेलिजेंस टीम अपनी जान की शपथ लेती है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए अचानक से तायुन उसके गले को धड़ से अलग कर देता है, जो कि देखते हुए बाकी तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा था मास्टर ये क्या था? तो तायुन कह रहा होता है ये आदमी ये पहले कोरियन हंटर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था और क्योंकि मैंने 3 साल पहले एसोसिएशन को ऑब्जर्व कर लिया था इसकी वजह से क्योंकांग कोरिया में डोमिनेट कर पाया। और इसी के साथ वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जहाँ पर ये देखते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है उसकी एबिलिटी ऐसे रैंक की टेलीकिनेसिस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताइहून उसे भी मार डालता है, जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेडी ताइहून से कह रही होती है क्या तुम्हारी ये सील्स ये सचमुच हटानी होगी? तुम्हारी एबिलिटी ये कर्स्ड है। तो ये सब याद करते ताइहून कह रहा होता है नहीं ये सबसे बेस्ट है। इसी के साथ वो बाकी सभी लोगों से कह रहा होता है क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? क्योंकांग गिल्ड जिसकी टोटल नंबर्स 1528 है, तो चलो स्ट्रॉन्ग बनने में मेरी मदद करो। ये कहते हुए वो सभी को मारने लगता है, जहाँ पर ये देखते हुए वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ताइहून उन सभी को मारते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कुछ समय के अंदर वो उन सभी को मार डालता है और काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पर वो लेडी उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? तो वो उससे कह रहा होता है नहीं उस कमीने ने ट्रिपल एस रैंक के प्राइम मिनिस्टर को मार डाला, तो इतना भी काफी नहीं है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कमीने को मार के छोड़ूंगा, उस कीड़े मतलब कांग जिहंग को, इसीलिए मैं रशिया जा रहा हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम सिन को देखते हैं जिसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से कांग बाहर आता है, जो कि देखते सिन उससे कह रही होती है वेलकम। इसी के साथ हमें सिन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। वो मनीमन कह रही होती है मैंने तुरंत उसे हील करना शुरू कर दिया,
मेरी एस रैंक की हीलिंग एबिलिटी अपनी एक एक माना को यूज करके डैमेज सेल्स को रिस्टोर करती है और इसमें मुझे काफी समय लग गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे बचा सकती हूँ। इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है, जहाँ पर वो बाहर आते हुए हाफते हुए कह रही होती है अगर मैं ऐसा ही हर दिन करूँ तो वो अगले सप्ताह तक जाग जाएगी। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जो कि देखते हुए कांग उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट में माना को खर्च करना पड़ रहा है, आखिर तुम ऐसा करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कांग के हाथ को पकड़ लेती है और उसे अजीब तरीके से देखते हुए कह रही होती है क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन तभी कांग अपने हाथ को हटा देता है, जहाँ पर सिम कह रही होती है लेकिन ये वैसे ही है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हारा बिस्टिफिकेशन ब्लड गेट के जरिए प्रोग्रेस हो चुका है। और 15 साल पहले जब इस दुनिया में गेट्स अपीयर हुए तो ये गेट्स धीरे धीरे हमारी दुनिया पर ओपन हुए और ये ब्लड गेट्स में बदल गए। लेकिन जब से मिस्टर जे यंग यहाँ से बच के बाहर निकला है, इसकी चेंजिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड पकड़ने लगी है और इसके रिजल्ट के तौर पे दुनिया भर के सभी गेट्स ब्लड गेट्स बनते जा रहे हैं। जहाँ से बहता हुआ माना वो तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा है और इस माना फ्लो के टर्म्स में अगर एक रेगुलर गेट एक छोटा सा होल है तो फिर एक ब्लड गेट को एक पैसेज माना जाता है, जहाँ पे ये गेट्स कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और इसी के अंदर से एक चीज बाहर आ रही है जो कि तुम्हें ही ढूंढ रही है। जो कि सुनते हुए कांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हमें कई सारे ब्लड गेट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आ रहे होते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया होता है। तभी ये सब देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, चारों तरफ बस केओस ही भर जाता है, हर तरफ बस मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेसिडेंट काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर किम कांग गिल्ड हमें आंसर क्यों नहीं कर रहा, जल्दी से बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो दूसरा पर्सन होता है वो कह रहा होता है क्योंकि वो जो गिल्ड है उसे खत्म कर दिया गया है। ये सुनते प्रेसिडेंट और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, यहाँ पर वो कह रहे होते कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है हम इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, आखिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें दूसरे देश से मदद मांगनी चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन के समान है, सबसे पहले मार्शल लॉ को डिक्लेयर करो। तो ये सुनते हुए पर्सन कह रहा होता है लेकिन मिलिट्री इनके खिलाफ इफेक्टिव नहीं होगी, वो तो बिल्कुल चीटी के जैसे है। तो प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा, वैसे भी क्यों कांग गिल्ड यही हमारा सब कुछ नहीं है, हमारे पास दूसरे भी हंटर्स है, जो कि कोरिया का सेकंड रैंकिंग गिल्ड डोजा गिल्ड है, जिसमें ए रैंक का जियोन वुजिन और ए रैंक की कांग साही है। इसी के साथ कोरिया की थर्ड रैंकिंग गिल्ड वाइनल गिल्ड, जिसमें ए रैंक का वाइनल मैन है। इसी के साथ ए रैंक की एस्पर वुमेन है। तो वैसे मुझे ये एस्पर वुमेन बिल्कुल सुपर वुमेन के जैसी क्यों लग रही है। खैर आगे बताया जाता है कोरिया का फोर्थ रैंकिंग गिल्ड यानहाक गिल्ड, जहाँ पे ए रैंक का यानहाक और ए रैंक का नाम जून यंग है। तो वो डायरेक्टर कह रहा होता नहीं, वो सारे के सारे हार चुके हैं। ये सुनते हुए प्रेसिडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, जहाँ पर ये सारी तबाही देखते हुए कांग कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो सिम कह रही होती है आखिर अब तुम क्या करोगे। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी नीचे गिरी हुई होती है, जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कांग पहुंचता है और उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। जहाँ पर वो मनी मन कह रहा होता है जब मैं उस ब्लड गेट के अंदर मर गया था तो इसके माना ने मुझे मॉन्स्टर बनाने की कोशिश की, मैं बहुत ही मुश्किल से इसे सहन कर पाया और रिजल्ट के तौर पे मुझे एक एबनॉर्मल रीजनरेशन एबिलिटी मिली। लेकिन पता चला कि ये मामला ऐसा नहीं था, ये माना मुझे कभी भी मरने नहीं देगी जब तक कि मैं एक मॉन्स्टर यानी कि कंप्लीट मॉन्स्टर नहीं बन जाता। मैं बस अपनी मॉम के ठीक होने के बाद एक अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन आखिर तुम लोग मुझे तो अकेले क्यों नहीं रहने देते। इसी के साथ वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के सर के 2 टुकड़े कर देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कोई एक पोर्टल के जरिए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये वही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस जगह पे काफी सारे पोर्टल्स होते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है और उसके पीछे एक अजीब सी चीज होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है क्या ये वही है जो इस क्रैक की वजह है। एंड इसी के साथ ही ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम्हारा टेस्ट बेकार है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सच में ये सीरीज कमाल की है, इसकी आर्ट्स, इसकी स्टोरी सब कमाल की है, बट इसमें आगे जाकर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी
बाकी सब कुछ एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। और हाँ, गॉड समर की वीडियो भी आ चुकी है, लेकिन वो बस ओनली मेंबर्स के लिए है, जो कि बस 29 रुपीज का है। तो अगर तुम लोग खरीद लेते हो तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो तुम्हें 2 महीने का इंतजार करना होगा। खैर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।